हेलो तोक्सिलाइट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो रिसेंटली जैसा आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो बीजेपी के एमपी हैं किरोड़ी लाल मीना, ठीक है, इन्होंने यूसीसी पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। ठीक है, तो इसके कारण जो है यूसीसी फिर से न्यूज़ में आ चुका है। तो यूसीसी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो सीएपीएफ का है। ठीक है, वहाँ पे आपको यूसीसी पे आर्ग्यूमेंट भी लिखने को आ सकता है, वहाँ पे ऐसे भी लिखने को आ सकता है आपको यूसीसी पे। तो यूसीसी की बात करते हैं कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो जैसा कि आपने अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि अंडर आर्टिकल 44 स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट और सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है कि इंडिया में ना जैसे दो टाइप के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में तो ऐसा है कि जो मर्डर करेगा तो सबके लिए एक कॉमन ही मतलब लॉ है। ठीक है, कि मर्डर करेगा तो उसके लिए ये वाली सजा होगी। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉज जितने भी हैं वो अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही आपकी अदालतें जो है वो डिसाइड करती हैं कि क्या सजा दी जाएगी। ठीक है, या किस तरह से जो क्रिमिनल लॉज हैं वो इंप्लीमेंट होंगे। तो वो यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होते हैं आपके क्रिमिनल लॉज। लेकिन सिविल लॉज की जब हम बात करें तो इसमें आपके मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गई, सक्सेशन हो गया। ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। तो इन सब के लिए थोड़ी मतलब चेंजिंग है, इन द सेंस कि कुछ रिलीजन्स के लिए कुछ छूट दी गई है। ठीक है, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज को छूट दी गई है। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं आपके सिविल लॉज। ठीक है, सिविल लॉज में भी पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि मैरिज के लॉज जो है वो मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, हिंदूज के लिए अलग हैं। ठीक है, उसी तरह डाइवोर्स के भी लॉज अलग हैं। ठीक है, डाइवोर्स में आपने अभी ट्रिपल तलाक का भी 1-2 साल पहले काफी ज्यादा मतलब 2017 के आसपास आपने काफी सुना होगा कि ट्रिपल तलाक को गवर्नमेंट ने एबोलिश किया था। ठीक है, फिर मेंटेनेंस का मतलब कि जैसे तलाक हो जाता है तो जो एलिमनी वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो उसके भी यूनिफॉर्म लॉज नहीं है अक्रॉस द रिलीजन। देयर आर मतलब सर्टेन चेंजेस। ठीक है, इनहेरिटेंस में भी वही है कि कईयों में वाइफ्स को इक्वल राइट नहीं है, कईयों में डॉटर्स को इक्वल राइट नहीं है। ठीक है, अडॉप्शन है या सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को, ये जितने भी सिविल लॉज है ना, मतलब जो मैरिज डाइवोर्स एटसेट्रा से डील करते हैं, तो इन ये सब यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। ठीक है, या यूनिफॉर्मली अप्लाई करें सभी रिलीजन्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसकी बात की जा रही है कि उसको लाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे 2 दिन पहले मतलब अभी रिसेंटली किरोड़ी लाल मीना जो कि बीजेपी के एमपी हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में। ठीक है, जिसके बाद राज्यसभा में काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था, ऑपोजिशन ने इसको अपोज किया था। ठीक है, तो अब ये करना क्या चाहता है, ये चाहता है कि जो जितने भी रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, उनको हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाया जाए। ठीक है, जिसके अंदर जितने भी सिविल लॉज हैं कंट्री के वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो। ठीक है, सभी रिलीजन पे, सभी कम्युनिटीज पे। ठीक है, तो अगर बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो बीजेपी ने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड अपने उत्तराखंड इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में, गुजरात इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में और एचपी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात की थी। अगर आप उनका 2019 का मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही थी। ठीक है, अब इनका मानना यह है कि रिलीजन और लॉ की कोई मतलब कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए एक मॉडर्न सोसाइटी में। एक मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन और लॉ के बीच में कोई मतलब देयर शुड बी डिफरेंस ना, मतलब कि लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कहलाई जाएगी। एंड सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम आर्टिकल 44 की बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 44 में बात की गई है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी ये जजमेंट दे चुका है कि देयर शुड बी सम लॉज या लॉज कुछ लाने चाहिए गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखो, आपको अगर ऐसे आती है यूसीसी पे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे आपको ऐसे आता है, तो सबसे अच्छी स्टार्टिंग
ऐसे को स्टार्ट करने की रहती है कि रिसेंट इवेंट से जोड़ के देखो। अगर रिसेंट इवेंट में आपको कुछ ऐसे में नहीं मिलता है लिखने को, तो उसके बाद आप कोई कोड वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई ऐसे आता है, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने राज्यसभा में बिल लाया था, ठीक है, और राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया था, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 भी इंप्लीमेंट करने की बात करता है। सिंस ये डीपीएसपी में है तो इसलिए एनफोर्सिएबल बाई कोड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो के एम मुंशी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशन हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो है वो यूनिटी ऑफ नेशन एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन को प्रमोट करेगा। तो इस के एम मुंशी ने जो ये बात कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। और बात करें तो गोवा ओनली स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में कैसे आया? 1867 में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि गोवा वॉज अंडर पोर्टुगीज, ठीक है। 1961 तक गोवा जो था वो पोर्टुगीज के अंडर था। 1867 में गोवा पोर्टुगीज ने अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, और वही एक्सटेंड होके 1869 में गोवा स्टेट में अप्लाई हो गया था, और फिर वो एज इट इज ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा ओनली स्टेट है जिसके पास अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको गोवा सिविल कोड करके भी बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे सभी रिलीजन्स पे इक्वली अप्लाई होते हैं सारे लॉज, ठीक है। किसी रिलीजन को कोई छूट नहीं दी जाती है, ठीक है, और सारे लॉज इक्वली और यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होते हैं सभी कम्युनिटीज पे, ठीक है, सभी रिलीजन्स पे। अब बात करते हैं कि जो ये यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि यूसीसी इज गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात की यूनिफॉर्मिटी इन केसेस आ जाएगी। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, दे आर उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आते हैं और वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं, जो कि केस नहीं है सिविल लॉज के साथ, ठीक है। तो अगर यूसीसी आता है तो यूनिफॉर्मिटी इन सिविल केसेस भी आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी इन सिविल केसेस आ जाएगी, ठीक है, तो अच्छी तरह से जस्टिस डिलीवर किया जा सकता है। और जो जितने भी, जैसे देखो केसेस में बैकलॉग वगैरह चला है, ठीक है, या ये डिसाइड करना, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लॉज हैं, ठीक है, वहां पे दोनों पर्सन अगर एक सिमिलर कम्युनिटी के नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाती है कि हाउ दैट केस विल बी डिसाइडेड, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी और कम्युनिटी का है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो पर्टिकुलर सिविल केसेस जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो किसी और कम्युनिटी का है, उसके लिए कुछ और लॉज अप्लाई होते हैं। तो इस तरह की मैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सब कंफ्यूजन को साइड में करने के लिए, ठीक है, यूसीसी एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कि यूनिफॉर्मिटी आएगी लॉज में, यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होंगे, जस्टिस डिलीवर करना भी इजी रहेगा, ठीक है। सेकंड बात है कि ये सेक्युलरिज्म को रियल फॉर्म में इंप्लीमेंट करेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। तो यूसीसी आएगा तो सभी रिलीजन के लिए सेम लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है, जो कि सेक्युलरिज्म का जो थ्रेड है इंडिया का उसको और ज्यादा मजबूत करेगी, ठीक है। तीसरी बात है जो यूसीसी के फेवर में आती है वो है जेंडर जस्टिस, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहले डॉटर्स को इनहेरिटेंस के वो नहीं थे, राइट्स नहीं थे। 2005 में अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद डॉटर्स को सक्सेशन राइट्स मिले थे। लेकिन अभी भी जो जैसे कोई डिसीज्ड पर्सन है उसकी वाइफ को ठीक है, अभी भी जो है वो इनहेरिटेंस राइट्स नहीं है, ठीक है। और पैरेलली अगर हम शरीयत की बात करें जो मुस्लिम्स पे अप्लाई होती है, तो वहां पे भी जेंडर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, ठीक है। तो जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने के लिए फीमेल्स के लिए भी इक्वली राइट्स हों सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में, ठीक है। और जो डाइवोर्स लॉज हैं वो भी ऐसा ना हो कि मेल सेंट्रिक हो, ठीक है, तो वो भी इक्वली वो हो सके, ठीक है। मैरिज भी मैरिज लॉज भी हों जो कि दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली कंफर्टेबल हों। तो यूसीसी इस चीज को प्रमोट करेगा, यानी कि जेंडर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूसीसी एक बहुत बड़ा वेपन है जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि पर्सनल लॉज में काफी ज्यादा लूप होल है, ठीक है। चाहे आप शरीयत एक्ट ले लो 1937 का, ठीक है, एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो शरीयत एक्ट का, ठीक है।
शरीयत एक्ट में क्या है कि जो मुस्लिम्स में जो आपके मैरिज लॉज हैं, ठीक है, डाइवोर्स लॉज हैं, ठीक है, वो सारे अंडर दी शरीयत एक्ट आते हैं, ठीक है। तो पर्सनल लॉज में जनरली थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं और उनका मिसयूज होने का भी खतरा काफी रहता है, ठीक है। तो उस खतरे को भी मतलब यूसीसी जो है आपका मतलब मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। और अगली बात है कि मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन में, ठीक है, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी में यूनिफॉर्म लॉज ही इंप्लीमेंट होने चाहिए, और जस्टिस को भी ये इजी कर देगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। अब आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं कि अगेंस्ट में क्या क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात कि वन नेशन वन लॉ जो है, ठीक है, यूसीसी को मतलब वन नेशन वन लॉ की फॉर्म में भी प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि डाइवर्सिटी और प्लूरैलिटी को के लिए मतलब एक टाइप से ऐसा बोला जाता है कि जो अपोज करते हैं यूसीसी को, दे गिव दिस आर्ग्यूमेंट कि जो आपका यूसीसी है ये हैम्पर करेगा डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी को, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी मतलब कि इंडिया में क्या है कि जैसे हर किसी को इतने राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो जिस तरह से मतलब जो स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दी गई है, यानी कि मतलब कुछ ट्राइबल लॉज हैं जिनमें पोलीगैमी अलाउड है, ठीक है, पोलीएंड्री अलाउड है, ठीक है। तो वो जो डाइवर्सिटी है डिपेंडिंग ऑन की जो पीछे से क्या चलता आ रहा है, ठीक है, उनके जैसे ट्राइबल के अपने लॉज हैं, ठीक है, या ट्राइबल किस तरह से जीवन जीते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी डाइवर्सिटी और प्लूरैलिटी थी उनको कुछ मतलब एक टाइप से मतलब रियायतें दी गई थी, ठीक है, कि थोड़ी बहुत मतलब जो वो थी मतलब उनको थोड़ी स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में जब पढ़ लिख के मतलब वापस इंटीग्रेट हो, ठीक है, तो वो ये सब चीजें छोड़ देंगे। लेकिन जब तक वो पढ़ते लिखते नहीं है तब तक उनका जो एक्चुअल जैसे चलता आ रहा था ट्राइबल लॉज के रिगार्डिंग वो वैसे ही चलने देना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट मतलब यूसीसी के अगेंस्ट है, ये ऐसा मानते हैं कि ये डाइवर्सिटी और प्लूरैलिटी ऑफ इंडिया के लिए एक खतरा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे लॉजिक दिया जाता है कि जो इनिशियल फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस चीज पे डिस्कस हुई थी, एंड दे पीपल वर ऑफ द आइडिया कि टोटल यूनिफॉर्मिटी वो भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तभी उन्होंने इसको आपके डीपीएसपीज में डाला कि जब एक सही टाइम आ जाएगा इस चीज को इंप्लीमेंट करने का तभी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो कस्टमरी लॉज हैं ट्राइबल ग्रुप्स के, ठीक है, वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स के अपने मतलब कस्टमरी लॉज हैं जिसमें कई ट्राइबल ग्रुप्स पोलीएंड्री में मानते हैं, कई ट्राइबल ग्रुप्स जो है आपके पोलीगैमी में मानते हैं, ठीक है। पोलीगैमी मतलब कि मैनी वन पर्सन हैविंग मैनी वाइफ्स, एंड पोलीएंड्री मींस कि मल्टीपल पर्संस हैविंग सिंगल वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्राइबल लॉज हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत खतरा वो मतलब मानते हैं जो लोग इस चीज को अपोज करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट मतलब एक और आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ दिया जाता है, वो दिया जाता है कि ये डाइल्यूट कर देगा एसेंस ऑफ आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि एक आदमी के पास अधिकार है कि वो जिस भी धर्म को प्रोफेस करना चाहे या मानना चाहे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो आर्टिकल 25 जो है वो डाइल्यूट होगा इन वन फॉर्म और दी अदर, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करें तो जो दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जिनको यूसीसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ठीक है। पहली है शाह बानो जजमेंट। शाह बानो जजमेंट क्या थी आपकी कि शाह बानो जो थी इनको इनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दिया था, अब ये चले गए थे मतलब इनिशियली इन्होंने अपना बैटल स्टार्ट किया था लोअर कोर्ट से, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो शाह बानो है उनको मेंटेनेंस देंगे उनके हस्बैंड। अब दिक्कत क्या थी यहाँ पे, दिक्कत ये थी कि अंडर शरीयत एक्ट, ठीक है, जब ट्रिपल तलाक दिया जाता है, ठीक है, तो केवल 90 दिन तक की जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 की बात करें तो उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि अगर जो आपकी वाइफ है वो अगर कोई जॉब वगैरह नहीं करती है तो हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात जो है वो पर्सनल लॉज यानी कि शरीयत एक्ट जो था, ठीक है, शाह बानो जजमेंट में वो इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आया था आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सेक्शन 125 बताया मैंने, ठीक है। तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो उनके हस्बैंड है, ठीक है, वो इनको मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, तो ये पहला केस था शाह बानो वाला, ठीक है, जिसमें जो पर्सनल लॉज थे और जो सिविल लॉज थे, ठीक है, वो एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए। दूसरी जजमेंट थी सरला मुडगल जजमेंट में। शाहबानो जजमेंट आई थी आपकी वैसे 1985 में, और सरला मुडगल जजमेंट जो थी वो आई है आपकी 1995 में। सरला मुडगल जजमेंट में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, पोलीगैमी तो बैन कर दी गई थी। अब सरला मुदगल जजमेंट में एक केस आया था, ठीक है, जिसमें वाइफ ने बोला था कि अगर मान लो कि कोई हस्बैंड है जिसने अंडर हिंदू लॉज शादी की है, ठीक है, और वो सर्टेनली कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम में जैसे मतलब पोलीगैमी अलाउड है, ठीक है, अंडर शरीयत एक्ट, ठीक है, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो विल ही बी एबल टू, मतलब पहली वाइफ मतलब रखते हुए भी वो दूसरी शादी कर सकता है क्या? ठीक है, तो सरला मुडगल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये चीज वैलिड नहीं है, ठीक है, जिस लॉज के अंडर शादी हुई है, ठीक है, डाइवोर्स भी उसी लॉ के अंडर होगा, ठीक है, और दूसरी शादी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक पहले लॉ पहली शादी जिस एक्ट के अंदर या मतलब जिस भी लॉ के दायरे में आती है, अगर उस लॉ के दायरे में रहते हुए अगर डाइवोर्स नहीं होता है तो टिल दैट टाइम आपकी जो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड एक इसका हो सकता है कि मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पासिंग द लॉ, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि जितने भी वेरियस रिलीजन्स के, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है या जो सोसाइटी में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, ठीक है, चाहे आपको रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनसे बात की जाए। उन सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए ताकि लोग जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन का क्या शिकार होंगे कि मे बी अगर कोई अफवाह टाइप उठ गई, ठीक है, कि इट इज अ वे टू मतलब तुम्हारी रिलीजियस फ्रीडम्स को खत्म करने का ये तरीका, इस तरह की कोई अफवाह फैला सकता है। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है और लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है कि इस लॉज के मेन, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मेन एम क्या है, क्या किस चीज को ये टारगेट कर रहा है और किस तरह से जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और एक जस्टिस की बेटर डिलीवरी इंश्योर करेगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, और दूसरी बात है कि शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। स्टेजेस से मेरा मतलब है कि एकदम से सारे लॉज में चेंज कर दो। ठीक है, जैसे कि आपका पहले ट्रिपल तलाक को बैन किया था, तो वैसे ही अगर कोई एक मतलब स्टेजेस में इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि पहले डाइवोर्स पे किया, फिर मैरिज को एक तरह से यूनिफॉर्म बनाया जाए पूरी कंट्री में। ठीक है, फिर देखा जाए लोगों के क्या क्या मतलब रेपरकशन है उस चीज की, या लोगों के क्या कंसर्न्स हैं और उन कंसर्न्स को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, और तीसरी बात है जो मैं बता चुका हूं आपको कि सारे स्टेक होल्डर्स से बात करो। ठीक है, और उन्हीं स्टेक होल्डर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि आप कन्विंस करो, ठीक है, और लोगों को इन्फॉर्म करो कि किस तरह से ये इंडिया के लिए एक अच्छा लॉ है और इंडिया को एक मॉडर्न सोसाइटी बनाने की तरफ ये आगे ले जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। थैंक यू।